पत्रिका की जनगणमन यात्रा लगातार मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मालवा निमाड़ में लगातार गई और पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी जी ने तमाम राजनीतिक दलों के लोग से, समाज सेवियों से, महिलाओं से चर्चा की। और दिलचस्प बात यह है कि इस दरमियान खुल के चर्चा हुई, लोगों ने तमाम क्षेत्रीय मुद्दों को सामने रखा। क्या किस प्रकार से लोगों ने आपके समक्ष बात रखी और क्या प्रमुख और स्थानीय मुद्दे आपके सामने आए मध्य प्रदेश के? मुझे तो लगा कि लोग चुनाव से ज़्यादा समस्याओं की बातें भी कर रहे हैं। ये इंदौर में भी देखा, सीहोर में भी देखा, देवास में भी देखा, यहाँ कल भोपाल में भी देखा। महिलाओं के ग्रुप अलग से चर्चा करना चाह रहे थे। केवल महिलाओं के ग्रुप से ही बात होगी, उसमें दूसरे आदमी पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे। ये एक मेरे लिए नई बात भी थी और सही पूछो तो बहुत उत्साह पैदा करने वाली बात थी, क्योंकि अब सबको नया संदर्भ मिल गया। 1/3 जो रिजर्वेशन अब हो गया का मतलब कानून पास हो गया, उससे जो महिलाओं में नई जान, अब उनको लग रहा है कि हमारी नई भूमिका कैसी होनी चाहिए। असमंजस में है, ये सही है, खुश भी हैं, पर भूमिका क्या हो इस बारे में वो स्पष्ट नहीं है। बहुत लंबे चर्चाएं हुई हमारी तीनों जगह ग्रुप से, अलग अलग ग्रुप्स में। तो उनको बताया कि सबसे पहले मेरे सामने भी एक सवाल था, मैंने उनके सामने भी ये कहा कि ये जो शब्द हमने गढ़ दिया कि महिलाओं का आरक्षण, महिला कौन है? मुझे तो इस सृष्टि में कोई अलग से महिला ही नहीं दिखती सिवाय माया के। हर आदमी, हर महिला आधा पुरुष है, हर पुरुष आधी महिला है, तो दोनों अर्धनारीश्वर हैं। पहला सवाल तो यह है, तो महिला भी पुरुष है अंदर से और पुरुष भी भीतर से महिला है। तो अब आप किसी को सिंगल आउट नहीं कर सकते कि केवल महिला है या केवल पुरुष है। पुरुष है तो एक है धरती पे, ब्रह्मांड में, वो हमारा ईश्वर है, हमारा आत्मा है। उस दृष्टि से महिला भी तो आत्मा अंदर, तो वो भी पुरुष है। तो पुरुष प्रधान सृष्टि नहीं है, है केवल इसलिए कि सब में वही आत्मा है, इसलिए पुरुष प्रधान है। आदमी नर को, मेल को हम पुरुष नहीं कहते शास्त्रों में। इसको बहुत सारा कन्फ्यूजन हमें इस लेवल पे दूर करना पड़ा। और दूसरा, जब आप महिला की बात करते हो तो शरीर का नाम नहीं है, पुरुष शरीर का नाम नहीं है। आज तक हमारा जो लोकतंत्र है वो हम पुरुष प्रधान कहा गया, यानी मेल ओरिएंटेड था। फीमेल की जो भूमिका थी वो बहुत कम थी। शास्त्र कहते हैं कि मेल बुद्धि परक व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धि से गाइड होने वाला या चलने वाला व्यक्ति है, और बुद्धि सूर्य से आती है। जब सूर्य से बुद्धि आती है तो बुद्धि गर्म होती है। गर्म होने का अर्थ है आक्रामकता है उसमें, तोड़ने की क्षमता है उसमें, अतिक्रमण करने की क्षमता है उसमें। तो पूरे लोकतंत्र में हम यही देखते आ रहे हैं 75 साल से कि देश को तोड़ा ही जा रहा है, आगे से आगे टूटता ही जा रहा है। नित्य नए बहाने, नित्य नए नियम, नित्य नई पार्टियाँ, नित्य नए संप्रदाय, टूटता ही जा रहा है। अब पहली बार मेरे मन में एक बहुत बड़ी खुशी भी है, शांति भी है, आशा भी है कि जब 1/3 महिलाएं हो जाएंगी। महिला के पास वो बुद्धि नहीं है, गर्मी नहीं है। बुद्धि का अर्थ है बोध होना, तो बोध है उसके पास, पर बुद्धि की गर्मी नहीं है। उसके पास मन है, शीतलता है, दया, करुणा, वात्सल्य, ममता सारा मन में होता है। और पुरुष का मन कमज़ोर है, इसलिए उसमें ये सब नहीं के बराबर होता है। तो जब महिलाओं की वो भूमिका बढ़ेगी, पर वो भूमिका मतलब हमें शरीर वाली महिलाएं नहीं चाहिए, मन वाली महिलाएं चाहिए। तो पहले हमें उस महिला को पैदा करना पड़ेगा, प्रशिक्षित करना पड़ेगा कि आप शरीर से महिला, शरीर महिला है, पुरुष है, कोई लेन देन नहीं है। जो भीतर रह रहा है, शरीर में जी रहा है, हमें उसको ट्रेन करना है, उसकी भागीदारी बनानी है। जब वो भागीदारी जुड़ेगी संसद में, पुरुष के उस गर्मी के साथ ये शीतलता बढ़ने लगेगी, तो नियमों के ऊपर जो बहस चलेगी
उसकी तार्किक दिशा दूसरी होगी, उसमें गर्माहट भी नहीं होगी। नुकसान जहाँ दिख रहा है उस पर ब्रेक लगेंगे। आज तो जिसको जो मर्जी आए फोड़ रहा है, जिसको अनर्गल भी नहीं बोल पाएंगे, अमर्यादित भी नहीं बोल पाएंगे, और हर कानून संवेदना के साथ पास होगा। आज संवेदना आवश्यक नहीं है, आज कानून आवश्यक है। जज गई कि बनाना है, लिव इन रिलेशनशिप बनाना, कानून बना दिया, महिला सामने बैठी तो नहीं बनाने देगी, कि तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, उसमें महिला का बिगड़ रहा है ना। सारी भूमिकाओं में बड़ा परिवर्तन आने वाला देश के आचरण में, संस्कृति, ये संस्कृति की पुनर्स्थापना का माइलस्टोन होगा कानून। प्रश्न एक, हमें इस महिला को प्रशिक्षित नए सिरे से करना पड़ेगा। इस पढ़ाई ने उसको बाजार में खड़ा कर दिया, वो हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम पश्चिम का नकल करने में मार खा गए। इस कानून धीरे धीरे आप देखना समय आएगा, हमारी नारी फिर देवी शक्ति बनेगी, और वो जैसी उसमें दिव्यता लौटी, उसकी संतान सारी सुसंस्कृत होकर निकलेगी। क्या लगता है कि किसान और युवा सरकार से कितना संतुष्ट हैं, और ये कितने बड़े मुद्दे साबित होंगे इस बार के चुनाव में? बहुत बड़े। मुझे नहीं मालूम कितने लोग इस बारे में जागरूक हैं। युवा, पिछले 5 साल में कितना युवा नया मतदाता बना, बेरोजगार घूम रहा है, किसी को आइडिया नहीं उसका। जो पढ़ने के लिए जा रहा है उसके पेपर कितने लीक हो गए 5 सालों में, कितने बेकार हो गए, आप समझिए कितना पलायन हुआ। इस परिस्थिति को कोई समझ ही नहीं पा रहा, न इसका कोई ट्रांसलेट कर रहा है कि इसका परिणाम क्या आएगा। आप युवा किसान को जब देखोगे तो यही युवा जब खेती में जा रहा है तो उसकी क्या हालत है। पिछले 5 साल में आप आत्महत्याओं का आंकड़ा देखिए, जो इसके पहले 5 साल में था उससे कंपेयर करिए तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो पिछले 5 सालों में कृषि संबंधित नीतियां बनी, आयात निर्यात की जो नीतियां बनी, वो किसानों के हित में नहीं निकली। सारे किसान, अभी भी मेरे को कई किसानों की अलग से मैं मीटिंगें ले रहा हूँ, अलग अलग नेतागिरी की बातें नहीं हो रही है इसमें, पेट की बातें हो रही है इसमें। किसान को आज मूल्य, वापस कई चीज़ों का मूल्य नहीं मिलता। क्यों? कि जब मूल्य की टाइम आता है तो हम आयात शुरू कर देते हैं, तो बाजार वैसे फ्लड है, मेरे को मूल्य मिलेगा ही नहीं। जरूरत होती तो निर्यात शुरू कर देंगे तो मेरा मूल्य खत्म हो जाएगा। तो क्या हमारे साथ हो रहा है? क्यों कौन नीतियाँ ऐसी बना रहा है? जो आज अनाज भी इकट्ठा, जो भंडारण की जगह हमारे पास व्यवस्था नहीं तो सड़ जाता है। जो बीमा वाले हैं वो पूरा का पूरा मुआवजा ही नहीं दे रहे फसलों की। तो किसान को मारने के, जो किसान मारने की नहीं है, पर जो नीतियाँ वो किसान, उससे अभी मेरे लगा जो जितने किसान मुझे अभी तक मिले, निमाड़ से लेकर के आज तक, वो इन नीतियों से खुश नहीं है, कि वो किसान विरोधी नीतियाँ हो रही हैं। तो घरों में हमारे पास खाने को नहीं, हम साल भर मेहनत भी करें मिले कुछ नहीं, तो मेरे पास चॉइस क्या है? कोई चॉइस नहीं है। और जो पेस्टिसाइड, रासायनिक खाद, नया बीज, ये जितने महंगे हो गए तो उसको लागत नहीं मिल रही है उसके सामने। क्या होने वाला है कृषि क्षेत्र में? एक नया भूचाल आएगा, एक नई क्रांति आने वाली है। आप देखना कितने किसान खेती छोड़ भागेंगे, आप समझिए। आप कुछ होने वाला, बड़ा नई पीढ़ी तो सर्वाइव नहीं करेगी, उसको कैरियर चाहिए, उसको पैकेज चाहिए। वो अपना पैकेज में वो कैसी इस खेती में क्यों घुसेगा? दूसरी ओर में भी एक चीज़ देखो, अब आप जैसे मेरे को कल 2 किसानों ने एक बात कही मीटिंग में कि सरकार अनाज मुफ्त में बांट रही है, केंद्र भी बांट रहा है, ये भी बांट रहा है, हर स्टेट में, खाली यही नहीं है। सरकार कांग्रेस की है, बीजेपी की, उससे भी मतलब नहीं, सब मुफ्त में बांट रहे। तो क्या यार, हमारी मेहनत, खून पसीना इतना बेकार था कि आप उसको मुफ्त में बांट रहे हो? तो ये हमारी मेहनत का अपमान नहीं है क्या? तो वो बहुत नाराज थे। कल देखते आप वहाँ देवास में कितने किसानों की मीटिंग थी, उसमें कम से कम 15-20 किसान आए थे, सिर्फ अलग अलग इलाकों से। कैसा भी ये क्या हो रहा है हमारे साथ? किसी को ये लगता नहीं है कि अनाज क्या मान के, उनको कपड़ा लगता है, साबुन की बट्टी लगती है, भाई फैक्ट्रियों से बन के आ रहा है, बांट दिया। अरे तो हमारा खून पसीना जा रहा है और आप फोकट में बांट रहे हैं।
क्या अर्थ क्या है? इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने हमसे खरीद लिया तो कुछ भी करो उसका। मालवा निमाड़ में आदिवासी वोटर ज्यादा है, आदिवासी तकरीबन 22 सीटें हैं और एक बड़ा वोट बैंक दोनों ही राजनीतिक दल मानती हैं। और आदिवासियों के भी कई मुद्दे आपके सामने आए। बड़वानी में पलायन का एक बड़ा मुद्दा बड़ा मुद्दा था। इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? कहने की ज़रूरत नहीं है। पलायन रुक नहीं सकता जब तक यहाँ नौकरियाँ नहीं मिलेगी, जब तक बच्चों की पढ़ाइयाँ पूरी नहीं होने वाली है, पेट भरने का रास्ता नहीं खुल रहा है। आजकल वो लोग ये भी कह रहे थे कि जो योजनाएं अब तक चल रही थी वो सब बंद हो गई, नई योजना के पैसे निकाल, उन्होंने नई के बजट के लिए पुराने बजट बंद कर दिए, तो वो सारी पुरानी योजनाएं बंद हो गई है। तो फिर हमारे उनके पास ऑप्शन ही कुछ नहीं भूखे मरने के अलावा। तो पलायन रुक नहीं सकता, उनका कहना अब ये है। और पलायन नहीं रोका तो सरकार की छवि खराब होगी, ये किसी को आइडिया नहीं है। फिर दूसरा तकलीफ आने वाली है कि पलायन अगर लंबे समय के लिए चला गया तो पीछे उनकी ज़मीनों की रक्षा कौन करेगा, ये तीसरा सवाल आया। फिर उनको प्रशासन पे भरोसा नहीं है, ये एक बड़ी चीज़ निकल के मैं आई। और वो पूरे समझ लो निमाड़ में थी प्रशासन। अब जैसे बाढ़ आ गई तो कोई नहीं था वहाँ, प्रशासन गायब। वो तो ये मानते हैं कि बाढ़ भी जानबूझ के आई, बाकी आती नहीं। अगर आप बंद नहीं करते, पानी को खोला रखते, जब ऊपर से पता है कि पानी खोल रहे हैं उसके पहले यहाँ से खोलना चाहिए था, या रोका हुआ था। अब उनके अपने कारण थे क्यों रोका हुआ, तो वो भी सब जानते हैं, वो भी चर्चा में, उसको चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने कहा कि जब जानबूझ के आपने रोक के ही लोगों का नुकसान कराया तो हम आपको संरक्षक कैसे माने सरकार को। और एक अफसर नहीं था जब भी इतना नुकसान रात भर में, कोई नहीं। तो प्रशासन पे भरोसा, और वो कहते कोई सुनता नहीं हमारी। तो ये सबसे बड़ी तकलीफ प्रशासन के प्रति जो रवैया निकला, सब वो यहाँ भी है, सब जगह देखता आया मैं। तो प्रशासन पे भरोसा अब किसी को भी नहीं है। लेकिन मैं उसको अलग तरह से ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर प्रशासन मान लो कुछ नहीं सुन रहा तो सरकारी योजनाओं को कौन लागू करेगा, वो भी लागू नहीं होंगी, क्योंकि उसमें भी तो प्रशासन को ही काम करना पड़ेगा। दोनों के बीच में बड़ी दूरी है। वो मुझे लगता है कि हम गलतफहमी में नहीं हो जाएं कि हम जो कुछ दे रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रहा है। प्रशासन साथ नहीं देगा तो वो भी नहीं पहुंचेगा। इसको आप वैसे देखना खास करके। और ये जो पर्चे लीक होने की शिकायतें आई, बच्चों के भविष्य अंधेरे में चले गए। आप चाहते नहीं कि कोई बच्चा पढ़े, कोई लेना देना नहीं है। और ये जो पर्चे लीक होने के प्रकरण है, ये तो सब मैनिपुलेटेड है। इसमें अफसर भी जुड़े हैं, नेता भी जुड़े हैं, सब तो जुड़े हैं। तो ये यूथ में जो बार बार कह रहा हूँ, ये यूथ इतना बड़ा है कि अगर इस यूथ ने अगर मुंह फेर लिया तो इस सरकार का जीतना मुश्किल हो जाएगा इस चुनाव में। उसको आप दूसरे ये हिंदू धर्म से और मुस्लिम धर्म से बांध नहीं पाओगे, नहीं बांधते हैं। बहुत मुश्किल काम है ये बांध पाना। इतना नाराज क्या, उनका तो कैरियर ही ख़त्म है। तो भूखे मर करके सरकार बनाऊंगा कि जो सरकार मुझे भूखा रखे उसको वोट दूंगा। ये बड़ी तकलीफ हो रही है यहाँ। तो कोई कांग्रेस का भी कोई भरोसा, सरकारें एक जैसी हैं, सरकारें बोलती हैं, घोषणाएं एक के बाद एक घोषणाएं करती जा रही है, पर वापस फीडबैक नहीं आ रहा, पहुँचती कितनी है और खर्चा कितना हो रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि आप मेरी पढ़ाई कराते, नौकरी दे, क्यों नहीं दे, आप ये योजनाओं में इतना पैसा खर्च रहे हो, उतना पैसा हमको पढ़ा देते तो हम वैसे आपके साथ हो जाते, हम पढ़ भी जाते हैं, प्रदेश का भविष्य भी बन जाता और हम आप ही के साथ होते ना। तो इस दृष्टि से तो युवा अभी पलायन वाला रास्ता मुझे नहीं लगता कि रुकेगा, और कोई संभावना लगी नहीं रही, न कोई प्रयास दिख रहे हैं उनको रोकने के। फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, चूँकि महत्वपूर्ण मतदाता है और पहली बार वो वोट करने जाएगा, उनको क्या मैसेज देंगे? वोट तो उसको करना चाहिए, हर हालत में करना चाहिए। उस अधिकार को तो उपयोग में लेना ही चाहिए। किस तरह का प्रतिनिधि चाहिए उसको, उस को ध्यान में रखें। जो भ्रष्ट आदमी है उसको वैसे बाहर निकाले। आपको जरूरी पता होगा कि इस दृष्टि से राजस्थान पत्रिका ने जनप्रहरी खड़े किए हैं, क्योंकि
आदमी के पास ऑप्शन ही नहीं, आपने कहा था दिस और दिस, तीसरा तो ही नहीं ऑप्शन, किसको देगा वो। और दोनों ही भ्रष्ट हुए तो